जी, अपना परिचय एक बार ज़रा विस्तार में देंगे तो अच्छा रहेगा। कुलदीप कुमार गुप्ता, लखनऊ से सर। अच्छा, कुलदीप जी आप क्या व्यवसाय करते हैं? थोड़ा-सा और विस्तृत परिचय देंगे तो मेरा भी एक कंपनी है प्रोडक्ट मार्केटिंग की, और एनजीओ वगैरह हैं हुँ, हुँ। लखनऊ में। ये तो कल हम कानपुर गए थे, तो वहाँ नीरज जी वगैरह से मुलाकात हुई थी। शायद आप जानते हैं नीरज हाँ, गुप्ता जी नीरज को को। जानता हूँ मैं, जानता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। जी। तो उन्हीं से डिस्कस हुआ था, तो बोले थे कि एक बार आपसे सजेशन ले लें। ओके। टाइम है सर 5 मिनट का? हुँ, हुँ। सर एक जुलाई 2021 में हमने एक एफआईआर कराई थी यहाँ लखनऊ में, हुँ, एफसीआई में नौकरी लगवाने के नाम पे। अजीत वर्मा और दो लोग थे, पिता पुत्र, उनके खिलाफ। हुँ, हुँ। तो जब वो एफआईआर दर्ज कराई है, तो उसके बाद जो है हमको कई धमकियां वगैरह मिली, मंत्रियों के यहाँ वगैरह लोगों से रहने पे समझौता और केस वापसी के लिए। हुँ, हुँ। तो ये जो हमारे में इन्वॉल्व था, हमने केवल उसके खिलाफ की थी हुँ, हुँ। एफआईआर। हुँ, हुँ। उसके जो सहयोगी थे उनसे मेरा कोई मतलब नहीं था, मतलब इस नौकरी से संबंध में, तो उनका नाम नहीं डलवाया था। हुँ, हुँ। लेकिन वही लोग धमकी दिला रहे थे अलग अलग जाके। हुँ, हुँ। तो फिर हमने एक, जैसे जुलाई में हमने एफआईआर कराई थी, और सितंबर में हमने नवंबर में हमने उनके खिलाफ आईजीआरएस पे पूरा एक एप्लीकेशन बना के डाल दिया था हुँ, कि हुँ। ये लोग इनके सहयोगी हैं और नौकरी में इनका सहयोग करते थे, काम कर रहे हैं, और अब हमको धमकी दिला रहे हैं, जान से हुँ, हुँ। मारने वगैरह की हुँ, धमकी दे हुँ। रहे हैं। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो उसके बाद आईओ जो था, पहले वाला आईओ ने तो सीडीआर वगैरह सब निकाली थी उसकी, आरोपी की। हुँ, हुँ। तो सीडीआर में जो था उसकी, महानगर यानी लखनऊ में पहले भी 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। ओके, उसका जो आरोपी था मेन, उससे उसने लगभग 1300 बार बातचीत की थी ओके, हमारे आरोपी ने, तो पूरा गिरोह था ये। ओके। तो जब उसका ट्रांसफर हो गया, तो नया आईओ आया, वो भी वर्मा, मतलब जिसके खिलाफ हमने किया था वो भी वर्मा था, और जो आईओ आया वो भी वर्मा। ओके। तो ये थोड़ा मतलब पीछे हो गया हमारी उससे विवेचना में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, मतलब हमारा रिस्पांस ना दे, फोन पे ना दे, और चौकी पे भी आने से मना कर दिया। हुँ, हुँ। फिर हम फरवरी 2022 में आख्या के लिए गए, प्रगति आख्या के लिए कोर्ट हुँ, में। हुँ। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे इसने ये लगा दिया कि जो इलेक्शन वगैरह का था, तो पहला आईओ विवेचना कर रहा था, और अब मुझे मिली है तो मैं विवेचना प्रचलित है। हुँ, हुँ। उसके बाद फिर हमको इसका कुछ संदिग्ध लगा, तो लगभग 3 महीने बाद हमने विवेचक चेंज करने की एप्लीकेशन दी। हुँ, हुँ। तो चूंकि ये लोग रिसीविंग देते नहीं हैं, हुँ, हुँ। तो इसके लिए हमने फिर आईजीआरएस पे ही डाल दिया, हुँ, हुँ। जो रिकॉर्ड हो जाएगा। बाई मेल पे भी कर दिया, मेल हुँ, के हुँ। थ्रू भी एडीसीपी को भेज दिया। हुँ, हुँ। तो उसके बाद भी आईओ चेंज नहीं हुआ। यहाँ तक हुँ, कि हुँ। आईओ ने बुला के ये सब कहा कि तुम जितना कर रहे हो ये सब आएगा हमारे पास ही, हुँ, तुम हुँ। जितनी भी कोशिश कर लो। हुँ, हुँ। अच्छा, इतने में फिर हम दिसंबर 2022 में फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए हाई कोर्ट गए। हुँ, हुँ। तो वहाँ से सीपी डीसीपी को डायरेक्शन हुआ कि इसमें ये मतलब ये सेक्शन 482 के तहत गए होंगे। जी 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 जी। हुँ। तो वहाँ से कुछ टाइम में, मतलब कुछ डेज में, उसको रिपोर्ट को सही तरीके से लगाने का डायरेक्शन हो गया। हुँ, हुँ। तो इसी बीच में जिनके खिलाफ हम एप्लीकेशन दिए थे, इसके सहयोगियों को, उन्हीं से तहरीर लेके इंटरनल मेरे खिलाफ, मतलब हमारे ना एविडेंस लिए ना बयान हुआ, किसी भी पीड़ित का कोई भी बयान नहीं, किसी भी एविडेंस को नहीं लिया। और हमारे खिलाफ, मतलब जिनके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी थी, उन्हीं को बयानों के आधार पे इसने एफआईआर लगा दी उसने। ओके। नहीं तो लेकिन एफआईआर लगा, कोर्ट कोर्ट तो में एफआईआर जब तक एक्सेप्ट नहीं होती जब तक फरियादी को नहीं सुना जाता तो आपके नहीं नहीं, बिना अभी सर हम बता रहे हैं। हाँ, फिर हाँ। 15 जनवरी 2023 को हमारे खिलाफ और हमारे भाई के खिलाफ भी उन्हीं बयानों के आधार पे एफआईआर दर्ज हो गई, सेम किन मतलब किन धाराओं धाराओं में। किन धाराओं की? 19, 20, 67, 68, 71, 504, 506, सेम जो हमने लगाई थी उन्हीं धाराओं पे। नहीं लेकिन आपने क्या उनको धमकी दी क्या? नहीं नहीं नहीं, फोन से कोई, अभी आपको सर आगे बता रहे हैं, काफी लंबा है, चल रहा है अभी। हुँ। तो इसके बाद इन्होंने 15 जनवरी 2023 को मेरे खिलाफ एफआईआर लिखी, भाई के और मेरे खिलाफ, और फरवरी 2023 में इन्होंने कोर्ट में एफआईआर को भेज दिया, हाँ, जिसको हाँ। हमने प्रोटेस्ट किया। हाँ, हाँ। ठीक है। अच्छा, प्रोटेस्ट किया, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी, तो हम फ्रंट में तो आ नहीं सकते थे। तो बाई पोस्ट और जो एविडेंस थे वो हम दे रहे थे, बाकी जब नहीं हमको आप बिल्कुल आ सकते हैं फरियादी को सुनना एफआईआर एक्सेप्ट करने के पहले कोर्ट का जो है ना दायित्व हो गया है ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है कोर्ट को।
जी जी। दे कैन नॉट एक्सेप्ट एफआईआर विदाउट लिसनिंग टू द कंप्लेनेंट। हाँ, तो उसके लिए फिर और हम उन्होंने, और आपको बाकायदा जाना चाहिए था, और हाँ इन्होंने तो फाल्स आपको फंसाया है। इसके लिए जो है 482 में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, और जी 156(3) में जो है ना आप इवन नॉर्मल कोर्ट में भी जा सकते हो। हाँ तो तो उसके क्वेश्चन ऑफ एफआईआर की एप्लीकेशन सेक्शन 482। सर कुछ काउंसिल की गलतियां रही, तो उसमें क्वेश्चनिंग और सेशन से एंटीसिपेटरी और हमारी एंटीसिपेटरी सब खारिज हो गई। ठीक। अब इसके बाद फिर हमने जो अधिकारी थे डीजीपी और इनको कमिश्नर ऊपर के लोगों से मतलब पैरवी करवाई अपनी। तो वहां से नहीं ये तो हुआ कि आपने उसको पढ़ा कि उन्होंने कैसे वो किया, और आप क्यों नहीं गए उन डेट्स में? नहीं, उसके सारे एफआर को हमने फिर निकलवाया है, तो उसमें सारे बयान गलत हैं, उल्टे सीधे, यानी आरोपी भी जो अपने बयान दे रहा है वो मैच नहीं कर रहे हैं किसी चीज से, नहीं मतलब उल्टे सीधे लखनऊ की जगहों के नाम जो है ही नहीं जगह मौजूद, उनको पूरा सब ड्राफ्टिंग हमने बनाई है, पूरी सब कुछ बनाया है। हम्म। तो उसके बाद जब अधिकारियों के पास ये सब मामला गया तो उन्होंने देखा कि इसमें जो है गलती हुई है, मतलब गड़बड़ हुई है इसमें इस दोनों के। मुख्यमंत्री और सीएम हेल्पलाइन में क्यों नहीं डाल रहे हैं आप? उनमें भी सब डालिए सब ना। सब 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 भेजा था, सारा हाँ। घूम फिर के आता था सीपी को, सीपी डायरेक्शन देता था डीसीपी को, डीसीपी भेजता था एसीपी को, हम्म। एसीपी भेजता था थाने पे, थाने पे फिर वही आए हो। मतलब हमारे केस को, इस केस को उस थाने की उस चौकी के अविवेचक से हटाया नहीं गया। नहीं, लेकिन इसमें जो है सेक्शन 143 के तहत आप जो है डीसीपी से खुद जाके मिलके रिक्वेस्ट क्यों नहीं की कि सब चेंज मिले ऑफ? थे, मिले थे सर, रिटर्न में एप्लीकेशन भी दी थी, मेरी बहस भी हुई उनसे, हमने अपने एविडेंस भी रखे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं उस पे। इसमें काफी बड़े स्तर सही के बात लोग है, इन्वॉल्व। गुलामों की सुनवाई क्यों होना चाहिए? आप गुलाम हैं, यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ 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 सर, आपसे इसीलिए राय ले रहे हैं। इन्होंने क्या किया, हम उधर अपने केस अब राय लड़ के रहे थे लिए और जगह कहाँ रह गई? जब आपने सब कुछ कर दिया तो अब राय के लिए तो हाँ कोई जगह रह नहीं गई ना। फिर हम चले गए उसमें प्रोटेस्ट में, क्योंकि जो जज साहब थे वो बीमार हो गए थे, तो थोड़ा डिले हो गया, 7-8 महीने उनको लग गए कोर्ट आने में। तो फरवरी 2023, फरवरी 2000 सॉरी 23 जनवरी 2024 को प्रोटेस्ट हमारी एक्सेप्ट हो गई, मतलब हम्म। फिर अग्रेतर विवेचना के लिए फिर से एसएचओ को डायरेक्शन दे दिया गया। 482 तो के तहत किसने, हाई कोर्ट ने दिया? नहीं नहीं, इसमें लोअर ने, जहाँ लोअर पे ये कोर्ट ने सब, 156(3) के तहत दिया होगा। हाँ जो भी जो लोअर में गई थी वो बट यू एफआर शुड तो वहीं। यू शुड सी दिस थिंग्स आल्सो कि आप किस सेक्शन में अप्रोच कर रहे हो और क्या रिलीफ मांग रहे हो, क्योंकि ये जो बहुत सारे वकील हैं बहुत होशियार नहीं होते हैं। जी 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 जी। तो उसमें इसका फिर से अग्रेतर विवेचना का एसएचओ को डायरेक्शन हो गया, तो क्योंकि उसी हमारे, के पास पहुंच गया। हाँ उसी उसी थाने में उसी एसएचओ के पास तो फिर फिर से। क्यों पहुंचना चाहिए? आपने अपने उसमें ये बात क्यों नहीं कही कि एसएचओ अब जो है ना हमारे उसमें हमने है, लिहाजा बताई किसी जज निष्पक्ष अधिकारी से 154(3) के तहत जो है ना वो डीसीपी को डायरेक्शन दिए जाए कि किसी अन्य अधिकारी से इसकी जांच कराएं। वो वो जो है सिस्टम इनका, हमारी काउंसिल जो, अब लग क्या बताएं, 90% तो सब ऐसे होते हैं, 10% काम करने वाले होते हैं, वकील वगैरह, हाई कोर्ट हो चाहे सेशन हो। चलिए, हाँ। फिर उसके बाद जब हमारे ऊपर ऑलरेडी 67, 68, 71 लगी थी, तो हम तो फ्रंट में जा नहीं सकते थे। तो हमसे ये मतलब कई लोगों ने बताया कि आप जो आपने की थी उसको एक्शन करिए उस पर, तो ये जाहिर सी बात है ये वाली दब जाएगी जो हमारे खिलाफ हुई है। हम्म। तो हमने उसकी पैरवी करवाई। तो जब एविडेंस बाय पोस्ट भेजे गए और उसकी चेंज करने के लिए, मतलब हम्म। अपनी वाली जो हम्म। हमने की थी, हम्म। उसको चेंज करने के लिए सीपी को, डीसीपी को, एसीपी को और मुख्यमंत्री को, इन सबको हमने बाय पोस्ट चिट्ठी भेजी हम्म। कि ये विवेचना वहाँ से हटा दी जाए। हम्म। जैसे ही मतलब वहाँ से ऑर्डर हुआ था उसके 1 महीने बाद। तो उसके बाद जब यहाँ पे चौकी से विवेचक को जब हमारा पैरवी वाला जब एविडेंस देने गया, तब उसको पता चला कि हमारे और हमारे भाई के खिलाफ दिसंबर में ही एनपीडब्ल्यू हो गया, करा लिया उसने। कहाँ कराया, कैसे कराया, कहाँ क्या मतलब करा यहाँ लिया? एनपीडब्ल्यू, ये क्या होता है? अरे नॉन अवेलेबल वारंट वाला। अच्छा, ओके। हाँ मतलब खुद जाके कोर्ट से ले लिया, लेके उसने रख दिया है केस डायरी में। हाँ हाँ।
हाँ, तो ये चीज हमको पता चली है 3 महीने बाद, दिसंबर में उसने कराया था, और कहाँ पे नोटिस भेजा, कहाँ पे गया, किसको रिसीव कराया, कोई जानकारी तो नहीं उसको भी हमको। कैंसिलेशन कर देना चाहिए कि जब झूठा काम तो कर रहा है। हाँ हाँ, हाँ। उसके बाद फिर यहाँ एसीपी आए थे, विकास जायसवाल जी, अपने ही समाज के। हाँ हाँ। तो उन्होंने इसको देखा, समझा, तो इन्होंने आईओ को बुला के ये बोला, जून की बात है, जून यही 2024 की, कि जो हमने की थी उसमें चार्जशीट लगनी चाहिए, हम्म ठीक है, हम्म और जो हमारे खिलाफ हुई है उसमें अगर एविडेंस नहीं है तो एफआईआर लगा दो। हम्म तो ये आईओ क्या किया, 1 से 2 महीने गया नहीं, हम्म मतलब उसको डिले करता रहा काम को, किसी और काम से किसी और काम से, वहाँ ऑफिस जाना छोड़, इसने वो फाइल रिसीव नहीं की। हम्म फिर यहाँ पानी वाला एक कांड हो गया था हम्म 31 जुलाई को, हम्म लखनऊ में, गोमती हम्म नगर में। उस संदर्भ में वो पूरा गोमती नगर थाना जो है सस्पेंड भी हुआ और ट्रांसफर भी हुए, तो इनको उठा के दूसरी जगह डाल दिया गया, एसीपी को, हम्म 31 को ही। हम्म जैसे ही ये 31 को गए हैं, 1 तारीख को वो विवेचक और कांस्टेबल आया, 2 साइबर सेल वाले, और हमको गिरफ्तार कर लिए। ओके। हाँ, गिरफ्तार करके ले गए हैं, और मुश्किल से 5 मिनट लगा है, हमको दाखिल भी कर दिया। हम्म। मतलब जब जे, तक ऊपर जे, से प्रेशर या, जेल दाखिल कर दिया। हाँ, जैसे ही मतलब प्रेशर आए हम्म उधर ऊपर से कि हम अपना मतलब फोन वगैरह करें, इन्होंने हमें किसी भी फैमिली मेंबर को फोन नहीं करने दिया, तुरंत सारे फोन ले लिए। हम्म 3 फोन थे, तीनों फोन सारे वो भी दाखिल कर दिया। और जो पैरवी में जाता था, प्रशांत पांडे नाम है उसका, फ्रेंड है हमारा, हम्म उसी को केवल इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, हम्म केवल एक कॉल कराई कि ये हम हमसे कि हम बताइए, हम यहाँ खाने में हमको ले आए हैं। हम्म अब उसके बाद फिर हम एसएचओ से मिले, मतलब करने लगे वहाँ पे, थोड़ा चिल्लाने लगे कि कम से कम सुन तो लीजिए, वो सुनने को कुछ तैयार नहीं था विवेचक। फिर एसएचओ शाम को आए तो उससे जब मिले तो उसने कहा ठीक है, हमने कहा सर केस डायरी देख लीजिए एक बार, कोई एविडेंस मेरे खिलाफ नहीं है, ये सब पूरा क्रॉस एफआईआर है और इसमें बहुत गलतियां हैं, कोई एविडेंस नहीं है, आरोपी को बचाया जा रहा है, सब झूठा है। तो उसने कहा ठीक है, पहले कहाँ थे, हमने कहा सर आप लोग एफआईआर लिख लिए थे, हम कैसे आ जाते, आपका तो 67 68 डायरेक्ट लगा लिए, हमारा पक्ष कोई जाने ही नहीं कभी, ना हमारे वाले में ना हम उस वाले में, हम्म और अगर हम आते भी तो भी हमको अंदर आपको डालना ही था, आपको तो अंदर करना सोच ही रखे थे। तो बोला ठीक है, मॉर्निंग में हम आके देखते हैं दोनों केस डायरी, जो हो सकेगा कर देंगे। रात में 11:30 बजे आईओ आया, उसमें उसको हमने काफी बुलवाया, मतलब आ नहीं रहा था, लेकिन हम काफी जब चिल्लाने लगे वहीं थाने में, तब वो आया केस डायरी लेके, तो कोई नहीं था, हम थे और वो आईओ था। तो वही टेबल पे रखा, केस डायरी लिया। तो जब उसको सारे नया आया था, जो हमारे खिलाफ एनबीडब्ल्यू कार्रवाई किया था उसका ट्रांसफर हो गया था जनवरी में, ये नया आया था, मेरठ मेरठ का है। तो ये भी मिला हुआ है, मतलब उसी से सब मिक्स करके चल रहे हैं। तो जब केस डायरी के पन्ने हम, क्योंकि एफआईआर हम चूंकि देख निकलवा चुके थे, हमको पूरी एफआईआर रटी हुई थी, सारी चीजें पता थी क्या मेरे खिलाफ एविडेंस हैं, और वही सेम चीज उसमें उसने उसने लगाई थी मेरे हमारे खिलाफ चार्जशीट में। तो जब उसको बताने लगे कि ये देखिए ये सारी घटना ही नहीं घट सकती है, समय नहीं हो सकता, और मेरी कॉल डिटेल देख लीजिए, तो वो गिनगिनाने लगा, मतलब चिल्लाने लगा, कह रहा ये ऐसा हो नहीं सकता। जब उसको सारे पेज पलटे, उसने पर्चे देखे, पर्चे जो कटे थे उनको मैच कराया तो कुछ नहीं मिला मेरे खिलाफ। तब उसने सीधे कहा कि तुम्हारे खिलाफ वारंट है, तो मेरी मजबूरी। हमने सर वारंट तो आप ही लोगों ने कटवाया, हमको तो पता भी नहीं है। अगर हमसे पूछ लेते, कोई चीज जानकारी ले लेते, एफआईआर लिखने का ये मतलब थोड़ा ना कि आप उठा के जेल में डाल दोगे, कि आपने लिख ली और आप उठा के डाल दो, किसी कहने में कम से कम मेरा पक्ष तो जान लेना चाहिए था कि आखिर कोई आरोप लगा रहा है तो हमारा क्या है, हमारे पास क्या है कि हम अपना बचाव रखें। तो या हम सीधे ट्रायल में चले जाए, मेरा तो करियर और मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब कहाँ हम क्या करेंगे, किसको साबित करते, ये सब सुनता रहा। फिर उसने 3 लाख रुपए की डिमांड रखी, क्योंकि चार्जशीट का लास्ट पेज हुआ नहीं था। बोला ठीक है, धाराएं कम कर देंगे, भाई का भी नाम हटा देंगे और तुम्हारी धाराएं कम कर देंगे। तो 3 लाख की डिमांड रखी, क्या कल तक करा दो, हमने मना कर दिया। हमने कहा आप पकड़ लाए हो, मेरे जहाँ रहते थे वहाँ सबको पता ही चल गया है, अब 3 लाख रुपए कम नहीं देंगे। फिर नहीं दिया तो मतलब वो चला गया। फिर कहा ठीक है देख लो, समय है। फिर हम सुबह एसएचओ का इंतजार करते रहे, एसएचओ आया ही नहीं। बच गया 12 बजे, वही मेडिकल करा के और उसमें ले गए लोअर के यहाँ, जज के पास। तो जज के पास ये केवल वारंट और अब एफआईआर ले गया था, केस डायरी नहीं ले गया था पूरी। तो फीमेल बैठी थी, दोनों कम एज की हैं, 30 के नियर अबाउट होगी एज इनकी। तो हमने मतलब पूछी क्या गुप्ता ये क्या करती है, तो हमने कहा मैम ये क्रॉस एफआईआर है, इसमें एविडेंस मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, पहले हमने किया था, हमने जब एप्लीकेशन दी तो इन लोगों ने धमकी दी हमको
और धमकी दी तो उसी को उठा के उन लोगों से सब झूठे मूठे बना के सब इसमें लगा दिया है। तो उसको उससे कहीं कहाँ है केस डायरी कहाँ है, तो बोला नीचे बस्ते में है। तो बोली लेके आओ। तो ये जब बस्ते में लेने गया हमको बाहर बुला लिया इसने, मतलब हमको भी बाहर आ गए उनके उसमें, सुन रही थी चैम्बर में, तो बाहर आ गए। तो जब ये 10 मिनट बाद अपना वो बस्ता लेकर वो केस डायरी लेकर गया है तो कांस्टेबल ने, हेड कांस्टेबल ने हमको रोक लिया, कॉलर पकड़ के बाहर ही, अंदर जाने ही नहीं दिया। 5 मिनट बाद आया तो हमने पूछा क्या करना है, तो बोला कि जहाँ बोले थे वहाँ चल रहे हो। तो उठा के जेल भेज दिया। 2 महीने हम रहे जेल में और 43वें दिन हमारी बेल हो गई थी, हाई कोर्ट से हो गई थी। मतलब कोई कमेंट यहाँ से उसका गया ही नहीं, काउंटर यहाँ से कोई जवाब नहीं था जो ग्राउंड लिए गए थे हमारे उसका। अब जब बाहर आ गए हैं तो उसके बाद ये युद्ध स्तर पे, मतलब बहुत तेजी से हमारे भाई के खिलाफ बिल्कुल एक्शन मोड में है। सारे रिलेटिव्स को जाके लखीमपुर में बताते घूम रहे हैं कि कुलदीप जेल में है, ये फरार है, वो फरार है, और दबिश दे रहे हैं बहुत तेजी से। और अभी हमने जो की थी वो अभी उस पर एफ इन्होंने सेकंड टाइम लगाई नहीं है, वो एसीपी ऑफिस में फाइल पड़ी है। तो आप बताइए इसमें क्या हो सकता है। आपको जो कुछ हो सकता था वो आप कर चुके हैं। अब आपको ये समझना होगा कि आप गुलाम हैं और गुलामों के लिए की यही व्यवस्था होती है कि चाकू चाहे छुरी पे चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे, कटना आपको वो तो कटना है। वो तो जेल हमें जाना था, हम हुआ है 2 महीने। लेकिन अभी इन जो ये दो विवेचक और ये पुलिस है, इससे हम जो हमारे खिलाफ हुई उसमें तो हम कुछ नहीं करना चाहते, हम ट्रायल लड़ना चाहते हैं कि ट्रायल पे आओ, वो हम देखेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमने की थी उसको हम कैसे इन लोगों से लड़ाई लड़ पाए। जो है ना उसमें उन्होंने अभी क्या स्थिति है, उसको एफआईआर काटी हुई है? नहीं, एफआईआर में अभी सेकंड टाइम एसीपी के साइन नहीं हुए हैं, अभी वो उस पर हुआ नहीं है। तो इसके जो सभी एविडेंस एफिडेविट करा के आप उसको दीजिए, सीआईडी में जांच करने के लिए दीजिए, सीएम को दीजिए। और एप्लीकेशन वगैरह बना ली है, कल उस पर जा रहे हैं क्योंकि इधर छुट्टी हो गई थी। हाँ। और दूसरा चीज हम ये पूछना चाह रहे थे, क्योंकि आप भी उसी डिपार्टमेंट में ही रहे हैं, तो ये पूछ रहे थे कि इन्होंने 406 हमारे ऊपर लगाई थी, वो हटा दी बाद में, चार्जशीट जब फाइनल की है, ठीक है। और हमारे भाई के खिलाफ 120 भी बढ़ा दी बाद में। तो नहीं, लेकिन मेंसरिया क्या है, आप उसको क्यों करेंगे? उनका तो मेंसरिया है कि तुमने उनके खिलाफ शिकायत की, उन्होंने फोर्जरी की, उन्होंने बदमाशी की। आपका क्या मेंसरिया था? देखिए, हमारा मेंस सारा सेम एलिगेशन लगाया है, पैसा खाते उसमें कैश दिखाया है, ठीक है, सारा कैश का लेन देन दिखाया उन्होंने। मतलब आप जो है पैसे इनके दलाल थे मतलब? नहीं, हम दलाल नहीं, हम डायरेक्ट, हमको बना दिया है डायरेक्ट करने वाला, हमको बना दिया है कि हम यहाँ लखनऊ में बैठ के इन लोगों से करेक्ट। तो आपने क्या, आपने किसी के साथ ऐसा किया है, उसका कोई फरियाद? नहीं। तो फिर कैसे हो सकता है भाई? किसी के साथ किया है तो वो बताए ना कि मेरे साथ ऐसा किया है। तो वो लोग खड़े हो गए हैं ना, वो लोग आ गए और जो खड़े होगा नहीं, क्या उनके साथ तुमने किया है क्या? नहीं, हमारा कभी ऐसा कोई रोल ही नहीं है। और एक चीज और बता दें, मेरी बात रोल है छोड़ दीजिए, मेरा ये कहना है उन्होंने अपने एफआईआर में क्या लिखा है भाई? आपने किसी से पैसे लेके कुछ किया है तो वो कौन व्यक्ति है जिसके साथ किया है? मेरी ये इसी के सहयोगी हैं जिसके खिलाफ हमने किया था बाकायदा। तो उन्होंने ये लिखा है कि आपने पैसे लिए हैं उनसे इस काम के लिए? हाँ जी, और उसको पहचानने से मना कर दिया। किसको पहचानने से? जिसके खिलाफ हमने लिखा है, बयानों में कहा है कि हम अजीत वर्मा नाम के व्यक्ति को नहीं जानते हैं, जबकि कॉल डिटेल जो है सीडीआर है उसमें बाकायदा 100-200 बार उनकी बातें हुई हैं। जो एफआईआर हमने निकलवाई थी सीडीआर भी निकलवाई थी। तो आप ये दोबारा जो है ना आप लगाइए 482 में कि ग्रॉस इनजस्टिस हो रहा है। अच्छा, उन लोगों का एक मिनट आप ये बताइए ना कि जो है ना पहले उन्होंने आपको ग्रॉस इनजस्टिस हुआ क्योंकि आपके बाद में ठीक बातें लिखी नहीं होंगी। अब आप विद्वान हो गए तो सही बातें लिख के 482 में फिर से हाई कोर्ट को अप्रोच करो कि साहब ये इन्वेस्टिगेशन में है और ऐसा ऐसा है, तो दोनों केस में करो आप उसमें, एक में क्वेश्चन करने के लिए और दूसरे में सही विवेचना करने के लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, जैसे और उसमें जो है ना हर तरीके से करो ना, पॉलिटिकली करो, वहां पे सीएम के पास भी एप्लीकेशन दो, चारों तरफ से घेरो ना, सीआईडी में अलग से लगाओ। देखो ऐसा है, सीआईडी में बैठा ऑफिसर जरूरी नहीं है कि इनके फेवर में हो। और एक 154(3) में का जो नया सेक्शन देख लीजिए जो भी है, उसके तहत जो है विवेचक बदलने के लिए कहो, पावर के तहत कहो, वैसे मत कहो
कि साहब ये गलत विवेचना कर रहा है और इसमें संज्ञान लेने का और विवेचना और जांच देने का अधिकार जो है वो डीसीपी को है, एसपी को है। और जिसको भी वो जांच देंगे वो उस केस में थाना प्रभारी बन जाएगा। इसका मतलब वो थाने का होना उसे जरूरी नहीं है। मतलब डीसीपी चाहे तो अपने कार्यालय के हवलदार को भेज दे और वो हवलदार अपने सिग्नेचर से सब कार्रवाई कर सकता है, इंक्लूडिंग चालान। बिकॉज 154(3) जो है, जो जांचकर्ता अधिकारी है, उसको एसएचओ को पावर देता है। ये बहुत यूनिक सेक्शन है। अब ये वकीलों को ये सब अकल तो होती नहीं है। नहीं। अच्छा, एक चीज और, इन लोगों का सबका एक लाइन से बयान में कहना है कि 2019 में इन लोगों ने हमको पैसा दिया और हमने अपना नंबर बंद करके मतलब इनको गाली गलौज दे के भाग गए। तो सीडीआर जो है मेरी दोनों नंबरों की इसने डीसीपी को दे के निकलवाई है, लेकिन सीडीआर चार्जशीट में नहीं लगाई। नहीं तो आप अपनी सीडीआर खुद मांगो ना अपने उससे कि मुझे जो है ना इसके लिए चाहिए, और उसको ऑथेंटिकेटेड सीडीआर को आप विवेचना के साथ जब लगाओ ना कि दिस इज माई सीडीआर। तो हम ये कैसे ये भी अरे अपने आप जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी आपने सेवाएं ली है उससे कहिए कि हमें लीगल कार्रवाई के लिए अपनी सीडीआर चाहिए, लिहाजा सीआर की सत्यापित कॉपी दीजिए मुझे। तो ये हम डायरेक्ट एप्लीकेशन अपने सर्विस प्रोवाइडर को दो ना, जिसकी सेवाएं आप ले रहे थे। ठीक है, तो इनको हम दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं। आप अपने आप दूसरों के देखो, दूसरे की आप नहीं मांग सकते, अपनी तो मांग सकते हो ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, और उसमें लिखो कि न्यायालयीन कार्य के लिए आवश्यकता है, कृपया जो है ना ऑथेंटिकेटेड हर पेज वेरीफाई करते हुए मुझे जो है इसकी कॉपी दो। ठीक है। और उसके लिए यदि वो कोई चार्ज मांगते हो तो चार्ज भी दे दीजिए, वैसे तो चार्ज नहीं मांगेंगे। नहीं, वो तो दे दिया जाएगा, अगर लेंगे तो दे दिया जाएगा। अच्छा, बाकी इन्होंने भाई देखो कुलदीप, मैं एक बात चीज कहना चाहूंगा। मैं एक इंडिविजुअल की लड़ाई का सारथी क्यों बनूं? जो इंडिविजुअल इतना स्वार्थी हो कि मैं कह रहा हूं कि 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं, देश बदल सकते हैं। ये ना साला वो नीरज ऐसा कर रहा है, ना उसके कोई आदमी करते हैं। सब अपनी समस्या को निदान करके किनारे बैठना चाहते हैं। हम आपके वीडियोस देखे थे, आप भी पहले डालते थे ग्रुप में, पहले जो है 3-4-5 महीने पहले आपके वीडियोज आते थे, तो हमने 2-3 वीडियो सुने भी थे। आप बांदा उंदा वगैरह चैनल पे चले जाइए ना, तो किसी डालने की क्या जरूरत है? क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सर्च करके उसको सब्सक्राइब करो ना। वो सब है जानकारी आप हमको, आपकी अपराध मुक्त भारत नाम से नहीं, हमें सब जानकारी है, लेकिन हम दुष्ट हैं, अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते। आपसे मैं आपको जानकारी बता दूं, हमारा हर कॉल रिकॉर्ड होता है, ये कॉल भी रिकॉर्ड हो रहा है। हम और समझ गए, जानते हैं सर, जानते हैं ये, और हम ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी करते हैं, जिससे लोगों को मालूम पड़े ना कि आदमियों के साथ हो क्या रहा है। हम केवल इसलिए आपको जून में भी कॉल करने वाले थे, लेकिन कुछ हो गया था तो हम इस वजह से आपसे बात नहीं कर पाए। लेकिन ये तो आप जो है ना इसको एज एविडेंस जो है कोर्ट में भी पेश कर सकते हो। हाँ, नहीं समझे ना, हमारी जो बातचीत हुई है, दिस इज हैविंग एन नंबर ऑफ कंटेंट, और ये क्राइम फ्री भारत पे यूट्यूब पे अपलोड होगी, तो इसको उठा के जो है ना कोर्ट में भी लगा दीजिए इसको। बिल्कुल। और जब वहाँ इलेक्शन में थे, पार्टिसिपेट किए थे, तो मेरा उधर जबलपुर और सागर साइड आना होता था, तो हमने सोचा भी था मुलाकात करेंगे, लेकिन हम इतना ये नहीं पता था कि हम के लिए सब लोग दुष्ट हैं, किसी को अच्छा भारत नहीं चाहिए। जहाँ पे मैं जो है ना 37 साल जो है ना पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, 7 साल डीजी रहा हूँ, वहाँ 448 वोट मिले थे मुझे। कितने वोट मिले थे? 448। तो सब दुष्टों को दुष्ट भारत चाहिए, जिसमें वो भ्रष्टाचार कर सकें, उनकी समस्या सॉल्व हो जाए, बाकी में जूते पड़ते रहें। सच कहें तो लड़ना कोई नहीं चाहता, और आप जो भी समझे हमको, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि डीसीपी के सामने हम अकेले थे। ये कासिम अब्दी यहाँ डीसीपी थे, डीसीपी नॉर्थ के, उन्होंने यहाँ तक कहा कि तुम पढ़े लिखे हो, बनिया हो, तुम ये कर सकते हो। तो हमने कहा ये कहाँ लिखा है कि पढ़ा लिखा बनिया जो है ये क्राइम करेगा? क्योंकि जब कर सकने के आधार पर नहीं होता है, एविडेंस ऑफ डूइंग चाहिए होता है। हाँ, तो नहीं, उन्होंने हमसे पूछा क्या करते हो और कहाँ तक पढ़े हो, तो हमने बताया था, जब क्वालिफिकेशन और वर्क बताया था, तो बोले तुम पढ़े लिखे हो, बनिया हो, कर सकते हो। और उस समय क्या कर सकते? ये क्राइम ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बना था। हमने ये कहाँ लिखा है कि हम यही करेंगे? नहीं, देखिए, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग क्राइम, कोई भी किसी को गोली मार सकता है, एवरीबडी इज कैपेबल, लेकिन उसने मारा है कि नहीं मारा है ये एविडेंस होता है ना। अब उस समय कंडीशन ये थी कि जो आईओ था हमारा जितेंद्र वर्मा,
ये आरोपी को लेके आया था, साथ में ये 7-8 लोग थे और थे, 2-4 लोग और थे मेरे रेंज में, सबको लेके डीसीपी के सामने बैठा था, जबकि उसके ऊपर 67-68-71 लगी हुई थी, कोर्ट में एफआईआर नहीं गई थी। मतलब वो आरोपी मेरे खिलाफ भी एफआईआर नहीं लिखी थी, उस दिन की बात बता रहे हैं। और हम अकेले, मेरे साथ में तो 2-3 लोग बाहर बैठे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग गुलाम हैं। यहाँ पर झूठी केस रजिस्टर करना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना और झूठी जो है ना वकालत करने का हक दुनिया में सबको है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये जघन्य अपराध होगा। लेकिन इसको जघन्य अपराध कौन करेंगे? आज के राजनेता तो करेंगे नहीं। जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर आए हैं और उसमें उनका चयन विनेबिलिटी के आधार पर किया गया है। और विनेबिलिटी किसे कहते हैं? जो दुष्ट हो वो विनेबल है, जो बाहुबली हो वो विनेबल है, जो धनबली हो वो विनेबल है, जो अपराधी हो वो विनेबल है। तो करेला और नीम चढ़ा, मतलब पहले जो है ना जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर दुष्टों को, अपराधियों को, बाहुबलियों को, धन बलियों को चुना जा रहा है। जब तक और लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी सर कि हाँ ये चीज हमारे साथ भी हो सकती है। आप इसके लिए क्यों झेलना चाहते हैं? आप अच्छे भारत को क्यों नहीं चाहते हैं? अच्छे भारत में तो यही तो आएगा कि क्राइम हो ही ना, बिल्कुल। अच्छे भारत में आएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, कोई गलत काम आपके साथ नहीं कर पाएगा किसी भी विभाग का, आपके नियम कानून बदल जाएंगे, आपको अपनी एफआईआर दर्ज कराने थाने में नहीं जाना होगा। गलत एफआईआर दर्ज कराने वाला, गलत गवाही देने वाला, गलत विवेचना करने वाला, गलत वकालत करने वाला जेल में सड़ जाएगा, फर्जरी का ग्रेट ऑफेंस हो जाएगा। ऐसे साक्ष्य संग्रहित होना संभव होंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। अभी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, फिर आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको न्याय मिल जाएगा। तो उसके लिए उसमें जो है, जो वीडियो बेस्ड ट्रायल है उसमें न्यायाधीश अधिकतम 30 दिन में न्याय देगा और न्याय देना होगा। तो आप कहेंगे कि साहब सब जगह भ्रष्टाचार मचा हुआ है, न्याय कैसे मिलेगा? तो उसके लिए 2 तरीके की अपील का प्रावधान किया है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। तो जज के अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है। यदि जज के अभी बिल्कुल नहीं की जा सकती, अभी तो कॉन्टेम्प्ट हो जाएगा, तुम फालतू की बात करोगे तो। नहीं की जा सकती है अभी, मतलब नए हमारी व्यवस्था में की जा सकती है, जिस नए भारत की हम बात कर रहे हैं। तो यदि जो है उस नई व्यवस्था के तहत यदि जज ने गलत निर्णय दिया है तो उसे कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा। यदि वो अपने जजमेंट। सर ये बताइए, जैसे ये लोग जो समन वगैरह भेजते हैं एनबीडब्ल्यू वगैरह के लिए, बीडब्ल्यू के लिए, तो ये घर पे तो जाता नहीं है, ये तो सब अपने आप मैनेज करके कर लेते हैं। तो क्या इसको पोस्ट ऑफिस को चैलेंज बनाया जा सकता है, लोकल के जो एड्रेस हमारा पड़ा हो? हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है, पार्टी बना के कि आखिर ये लोग भेजे तो गया कहाँ वो, अगर आपने रिसीव नहीं, हमारे घर पे तो रिसीव हुआ नहीं। आप उसको चैलेंज करो कि जो है दी समन्स वारंट एंड दे हैव नॉट बीन एग्जीक्यूटेड, उनको जानबूझ के फर्जी ढंग से बताया गया है। तो पहले जो है उसको डिटेल मांगिए कि आपने इसमें कैसे चालान किया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, और कोर्ट में उसे चैलेंज करिए कि साहब ये तो सब झूठा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कुलदीप, हम आप सबका इंटरेस्ट कितना सीमित है कि बस हमें थोड़ी सी राहत मिल जाए, बस इससे बियॉन्ड तुम्हारी कोई सोच नहीं है। तुम्हारी ये सोच नहीं है कि हम लोगों को जोड़कर 9 दिन में जो है ना यदि 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं और फिर हम कहाँ आदमी चाहता है आज के समय। आदमी ये बात जिसके जब अरे आप आदमी आप आदमी के पास क्यों जा रहे हो? आप अपने परिवार के लोगों के पास जाओ, आप अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, आप अपने मित्रों के पास जाओ, आप अपने पड़ोसियों के पास जाओ, आप अपने संगठनों के जो है जुड़े हुए लोगों के पास जाओ। और यदि फिर भी नहीं जुड़ते हैं तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को ही 20 को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है। अभी आपका यहाँ यूपी में विस्तार हुआ है कि नहीं संगठन का? आप जैसे दुष्ट लोग यदि रहेंगे जो सिर्फ अपने लाभ के लिए जीते हैं तो ये 100 साल तक ऐसी हालत में पड़ा रहेगा। जो अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं, अच्छे भारत का संकल्प लेके सत्यनारायण की कथा हमने इजाद की,
जो कि छोटी सी 4 सरल उसकी है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे सर्च करो, उसे सब्सक्राइब करो, एक वीडियो रोज देखो। दूसरा लोगों से होता है, बड़ी निराशा है आपको। ये लोगों से नहीं है, मुझे कुलदीप से निराशा है। तुम नहीं, लोग लोगों क्यों से आपको लोग बहुत लोग निराशा लोग है। नहीं नहीं लोग क्यों कह रहा है, कुलदीप क्यों नहीं कह रहा है? जिस 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 दुष्ट को अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं चाहिए उसको छोड़ देखिए, दीजिए। ये दुष्ट बाहर नहीं मिलेंगे समाज में। हम 2 महीने रह के आए हैं जेल में, तो ये अच्छा, आपको आप क्यों खोज रहे हो? आप अपने परिवार के लोगों को जोड़ो ना, आप अपने मित्रों को, परिवारों को, और जिन दुष्टों को अच्छा भारत नहीं चाहिए उन्हें, इनको जो ना आज की व्यवस्था में आप जैसा दुष्ट कष्ट पाने दीजिए ना। आपने कोई अपराध नहीं किया, आपके विरुद्ध अपराध हुआ, आपको जेल भेजा गया, तो यदि इसी में आपको बड़ा आनंद आ रहा है तो लीजिए ना, क्या दिक्कत है? क्यों बदल रहे आनंद हैं? हमें आनंद कहाँ आ रहा है? आनंद आ रहा होता तो हम लड़ाई नहीं आ लड़ ही नहीं रहा रहे है, होते। यदि आनंद नहीं आ रहा है तो आपके पास हमारे पहले वीडियो गए, आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि हम क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें? आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि ऐप को डाउनलोड